चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है SN2 केमिकल रिएक्शन। मैं आप लोगों को SN2 केमिकल रिएक्शन इस वीडियो में करा रहा हूं, SN1 केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और उसके बाद इनका कंपैरिजन कराऊंगा। मैं इनको सेपरेटली इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि होच पोच हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है। SN2 को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। इसके लिए क्या करना है, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज बराबर समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें यहां पर 11th स्टैंडर्ड की यूज होंगी, ठीक है। उसको जरूर लिखिएगा, उसको मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। समझ में आता है, लेकिन बहुत आसान है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। क्लियर होता है सब लोगों को? तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग इसका मतलब समझेंगे, SN2 का मतलब क्या है। उसके बाद मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवाऊंगा। क्लियर होता है? तो ध्यान से इसको लिखिएगा। सबसे पहले SN2 का सेंस क्या है, जरा देखें। यहां पर SN2 का मतलब देखिए, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से इसको देखिएगा, लिखिए मेरे साथ, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक। और 2 का मतलब क्या होता है, बाइमोलिक्यूलर, क्या मतलब होता है, बाइमोलिक्यूलर। ध्यान से समझिए, इस केमिकल रिएक्शन को पढ़ने का तरीका क्या है, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन। क्लियर होता है? यहां पर ये बाइमोलिक्यूलर का सेंस क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, सो आप टेंशन मत लो, ध्यान से उसको देखो। सबको क्लियर है? ध्यान से उसको देखो। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, इन दोनों का मतलब तो मैं पहले ही सिखा चुका हूं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो समझें कि यहां पर होगा कुछ यूं, न्यूक्लियोफिलिक मतलब पॉजिटिव के लिए अफेक्शन। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला, पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला यहां पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, मतलब खुद लग जाएगा, किसी और को हटा देगा। बात समझ में आता है? जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला कौन, न्यूक्लियोफाइल, और उसको लिखते कैसे हैं, NU नेगेटिव से। क्लियर होता है सब लोगों को? जिसके एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में दिए थे, जिसने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जरूर जाके वहां पर देखें, वहां पर मैंने इसको डिटेलिंग में करवाया है। क्लियर होता है? सो यहां पर कोई एक ऐसा जो कि पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखेगा वो सब्स्टिट्यूट करने आएगा। बायोमोलिक्यूलर का मतलब यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी, यानी कि इन शॉर्ट में कहूं कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब आप इसका रेट लिखने जाओगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2, ठीक है। तो उसको हम लोग ध्यान से समझेंगे कि यहां पर इसका सेंस क्या है। क्लियर होता है सब लोगों को? तो चलिए, SN2 मैंने आपको यहां पर उसका सिर्फ मतलब समझाया और मैंने आपको पढ़ना सिखाया कि इसको पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर होता है? तो चलिए अब मैं आपको इसके मैकेनिज्म की तरफ लेके चलता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर एक ऑप्टिकली, क्योंकि यहां पर बात यहां पर किसकी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की भी होती है, तो यहां पर दोनों तरह से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन लेते हैं। ये रिएक्शन किसकी है, हेलो एल्केन्स की है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन का मतलब क्या है, पहले तो हम लोग वो समझते हैं, ध्यान से उसको देखिए। तो आई एम टेकिंग अ सबस्ट्रेट, जिसपे सबस्ट्रेट कौन होता है, सबस्ट्रेट एक ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसपे अटैक होगा उसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। क्लियर हो गया? और यहां पर एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेना है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ध्यान से देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेना है। अब सबसे पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होएगा, हमें तो कैसे पता लगेगा। तो देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट को पहचानना बहुत ही आसान है। उसके पास क्या होने चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। ध्यान से उसको समझिएगा, बहुत आसान है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल कार्बन? कायरल कार्बन का मतलब क्या है, एक ऐसा कार्बन बेसिकली जो कि जिसकी सारी की सारी वैलेंसी, देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंट होता है, सारी की सारी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हो, मतलब सारी की सारी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से यहां पर अटैच हो। जरा ध्यान से उसको समझिए। यहां पर मान लीजिए कि इसने पहला बॉन्ड X से बनाया, दूसरा बॉन्ड Y से बनाया, तीसरा बॉन्ड Z से बनाया और चौथा बॉन्ड P से बनाया, तो सारे के सारे अलग हैं। क्लियर होता है? आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, मान लीजिए यहां पर लगा दिया CH3, यहां पर लगा दिया C2H5, ठीक है, यहां पर लगा दिया H और यहां पर X लगेगा ही,
यहां पर X लगा देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो यहां पर मैं P लगा देता हूं और यहां पर X लगा देता हूं। X का मतलब ये तो हेलोजन है क्योंकि हमें हेलो एल्केन इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया हेलो एल्केन का एग्जांपल जिसमें ये हेलोजन हो गया। यहां पर P Y Z कुछ भी हो सकता है। अब मजे की बात, इस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं क्योंकि इसकी सारी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से यहां पर कंप्लीट हुई है। इसको हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे और ये कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। जिसको पता नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, बहुत आसान है। मतलब ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट की रेज यूनिडायरेक्शनल होती हैं इस तरह से। इसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, पीपीएल। ये कंपाउंड में इतनी पावर होती है कि इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ इतना ही होता है। देखिए, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। या तो वो उसको किस डायरेक्शन में घुमा देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यस और नो, ठीक है, या फिर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। बस उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। या की बात कर रहा हूं, या तो वो इस पोलराइज लाइट को, पीपीएल को इस डायरेक्शन में घुमा देगा या फिर उल्टी डायरेक्शन में घुमा देगा। उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। बस इतना ही समझना है हमें। अगर आप प्रॉपरली इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट ये बहुत आसान है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा? ये सब चीजें तो एक्सपेरिमेंटल हैं। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां पर ऐसा कोई कंपाउंड लो जिसमें जो कार्बन होना चाहिए वो कायरल होना चाहिए। समझ में आता है? स्टार लगा होगा, उस पर कायरल होना चाहिए। हमें वो मालूम कैसे पड़ेगा कि वो चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट कर रहा होगा। मतलब ये सारे के सारे ग्रुप अलग होंगे। क्लियर हो गया? तो चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक ऐसा कंपाउंड ले रहा हूं कार्बन का जिसकी वैलेंसी अलग अलग यहां पर ग्रुप से कंप्लीट हो। तो उसके ऊपर हम लोग मैकेनिज्म को समझेंगे जिसके ऊपर एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक कायरल कार्बन वाला कंपाउंड लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, ठीक है। तो ये मैंने एक कार्बन लगाया। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होएगा कि यहां पर फर्स्ट वैलेंसी तो मैं इसकी पूरी कर रहा हूं X से, क्योंकि हमें यहां पर हेलो एल्कीन पे ही ये रिएक्शन पढ़नी है। फिर उसके बाद यहां पर देखिए उसको दिखाने का तरीका क्या होता है। देखिए, आपको पता है ना कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते होगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो मैं इसको टेट्राहेड्रली दिखा रहा हूं। देखिए, X यहां पर बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, उसको मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं। तो इसके साथ एक और यहां पर हाइड्रोजन मान लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है, जो दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो भी उसके प्लेन के अंदर ही है। देखिए, ये भी मैंने सिंपल लाइन से दिखाया, ये भी मैंने सिंपल लाइन से। इसका मतलब ये दोनों प्लेन के अंदर है। सबको समझ में आ गया? उसको मैं आपको 3D में भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, ये दोनों प्लेन के अंदर है, जबकि एक इस बोर्ड से उस तरफ है, प्लेन के बाहर, ठीक है। एक जो ग्रुप है इस बोर्ड से उस तरफ प्लेन के बाहर है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो यहां पर मैं कह देता हूं वो है R कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 व्हाटएवर। एक है यहां पर प्लेन से इस तरफ, ये भी प्लेन के बाहर ही है, ध्यान से उसको देखिएगा, इस तरफ, आपकी तरफ। तो देखिए, ये होगी वेज लाइन, ये डैश लाइन और ये प्लेन वाली लाइन। क्लियर होता है? तो यहां पर ध्यान से उसको देखिए, बोर्ड को हमने प्लेन माना है, तो ये X और H दोनों प्लेन के अंदर है। ये प्लेन से बाहर है आपकी तरफ और ये प्लेन से बाहर है आपसे दूर। क्लियर होता है? तो यहां पर ये जो कार्बन हो गया बेसिकली ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, क्योंकि यहां पर जितने भी आपने ग्रुप जोड़े हैं वो सबके सब डिफरेंट है। क्लियर हो गया? सो ये ऑप्टिकली एक्टिव, सिंपल पहचानने का तरीका है। ऑर्गेनिक के अंदर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ऐसा कार्बन ढूंढो जो कि खुद चारों के चारों अलग ग्रुप से जुड़ा हो, उसको वो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कहते हैं। तो यहां पर हमने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन ले लिया। सबको क्लियर है? अब देखिए, यहां पर सीन कुछ ऐसा है, इस ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन को लेने के बाद जब यहां पर आप लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, ध्यान से उसको देखिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये अब आके क्या करना चाहता है, इसको पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है। तो पहले पॉजिटिव सेंटर को ढूंढ लेते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा। इसको पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है, तो ध्यान से इसको देखिए। हमें पता है कि X जो होता है बेसिकली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अच्छी खासी होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा और इस कार्बन पे जो कि खुद ऑप्टिकली एक्टिव है उस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। ध्यान से इसको देखिए, ये स्टार मैंने नीचे लगा दिया और पॉजिटिव ऊपर दिखा रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप समझ जाइएगा कि स्टार दिखाता है ऑप्टिकली एक्टिव और ये पॉजिटिव पोलैरिटी दिखाती है क्योंकि वहां पर X जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब उस न्यूक्लियोफाइल को किस चीज की जरूरत थी? पॉजिटिव की। उसको वो पॉजिटिव सेंटर मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा जो भी हो रहा है, बहुत ही ध्यान से फोकस करिएगा। देखिए, अब सीन कुछ ऐसा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो तरह से अटैक कर सकता है, दो तरफ से। देखिए, या तो वो फ्रंट अटैक करे
यानी कि आगे से आए अटैक करने के लिए, यूं आके अटैक करे और इसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, इसको बोलते हैं फ्रंट अटैक। क्या बोलते हैं? फ्रंट अटैक। ठीक है, सो या तो ये फ्रंट अटैक कर सकता है, यस और नो, या फिर ये पीछे से आके भी अटैक कर सकता है, यूं आए और पीछे से अटैक करे, इसको बोलते हैं बैक अटैक। क्या बोलते हैं? बैक अटैक। ध्यान से उसको देखिएगा। अब आप खुद से सोचिए कि इसका कौन सा वाला अटैक पॉसिबल है, फ्रंट अटैक या बैक अटैक। अगर इसने फ्रंट से अटैक किया तो ये खुद भी नेगेटिव है और यहां पर ये एक्स है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यस और नो। खुद से ही सोचिए, अगर इसने फ्रंट से अटैक किया तो फ्रंट में तो इसको एक प्रॉब्लम आ रही है। कैसे? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। सबको समझ में आ गया? जिसके वजह से ये अटैक इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फाइनली यहां पर फ्रंट अटैक इसका पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। क्लियर होता है सब लोगों को? ये दिमाग में रखना कि इसका फ्रंट अटैक क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये एक्स भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। क्या कि इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फ्रंट से तो वो अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब वो करेगा पीछे से अटैक। तो यहां पर कोई पूछे कि कौन सा अटैक पॉसिबल है, तो बैक अटैक होता है। यहां पर इस चीज को समझिएगा, बैक यानी कि पीछे से करता है वो आक्रमण। ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा, बैक अटैक यहां पर होता है। अब जरा समझें, जब ये बैक अटैक करने आएगा तो सीन कुछ ऐसा होगा कि उसके स्वागत के लिए ये देखिए, अब ये बैक अटैक से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो ये तीनों के तीनों ग्रुप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले वो यूं थे, फिर वो खुल जाएंगे। क्लियर होता है? क्योंकि वो पीछे से आके अटैक कर रहा है, बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। सबको समझ में आ गया? तो यहां से तो बॉन्ड बनने की कोशिश हो रही है, जबकि यहां से बॉन्ड के टूटने की कोशिश हो रही है। जब ये अटैक कर रहा था तब ये अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। इस चीज को समझें, और उसको मैं प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर में समझाता हूं पेन के थ्रू, समझ में आता है? सो फाइनली ये अटैक कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहां पर हो रही है बॉन्ड की फॉर्मेशन, तो इसको लिख देता हूं बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर होता है? जबकि यहां पर बॉन्ड टूट रहा है तो इसको बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। तो यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। तो ये जो आपके सामने साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ये बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहा है, और यहां पर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको मैं यहां पर बना रहा हूं। सो फाइनली मैंने आपसे कहा कि ये बैक अटैक करेगा, सो ये तीनों ग्रुप अपने आप को एडजस्ट करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो वो जो एक इंटरमीडिएट बनेगा उसको मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से उसको देखिए। सीन कुछ ऐसा है कि अब जो कार्बन है, ठीक है, उसके तीनों ग्रुप अपने आप को एडजस्ट करके हो गए सीधे। ध्यान से उसको देखिए, पहले वो इस तरफ थे तीनों, ध्यान से उसको देखिए, पहले वो यूं थे और फाइनली क्योंकि पीछे से अटैक करने आ रहा है तो वो यूं से सीधे हो गए। क्लियर होता है? इस तरह से सीधे हो गए। क्लियर होता है? अब यहां से वो धीरे धीरे बॉन्ड की फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, कौन? न्यूक्लियोफाइल। और ये धीरे धीरे बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कौन? एक्स। तो इस तरह से बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया। ध्यान से उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए कौन कौन जुड़ा हुआ है। देखिए ये अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किए, तो ये हो गया आर डैश, ये हो गया आर, और ये हो गया एच। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? सो इस तरह से यहां पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ठीक है, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे रहा होगा। सो यहां पर ये पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट, पेंटावेलेंट का मतलब 5 बॉन्ड बना के रखे हैं कार्बन है, जो कि ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये तो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, जबकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब इस चीज को समझ लीजिएगा, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बन गया। फाइनली अब होगा कुछ यूं, ये देखो पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट यहां से यहां जाने में एक ही स्टेप लग रहा है। ध्यान से इसको देखो, ये अटैक कर रहा है, ये लीव कर रहा है, उसके बाद जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन लेके अपने निकल जाएगा, ये पूरी तरह से बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये तीनों ग्रुप अब उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। खुद से ही सोचो, पहले वो यूं थे, अचानक से इसके स्वागत के लिए वो यूं से सीधे हो गए सीधे। उसके बाद जब ये पूरी तरह से जुड़ेगा तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। जैसे कि आपका छाता नहीं होता, बरसात में छाता यूं खुला होता है, लेकिन तेज आंधी आए नीचे से तो वो उल्टा हो जाता है, उस तरफ खुल जाता है, उल्टी तरफ। जानते हो, ऐसा ही इसके साथ हुआ है। पहले वो यूं था, पहले फिर सीधा हुआ उसके स्वागत के लिए, फिर यूं हो जाएंगे, सबके सब उस तरफ टिल्ट हो जाएंगे। तो फाइनली यहां पर कंपाउंड कैसा बन रहा है जरा चेक करो। सो फाइनली यहां पर ये कार्बन हुआ, ठीक है। अब ये सारे के सारे उस तरफ चले जाएंगे उसके स्वागत के लिए। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर वेज लाइन में बाहर की तरफ कौन जुड़ा हुआ है? आर डैश। अब देखिए यहां से उस तरफ चला गया उसके स्वागत के लिए। फिर उसके बाद डैश लाइन में कौन जुड़ा हुआ है? आर। हाइड्रोजन आ गया इस तरफ और पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया। अब देखिए मजे की बात, पहले आपका ग्रुप में आपके ये जो कंपाउंड था उसके अंदर ये तीनों ग्रुप यूं थे। फाइनली अब आपके पास जो कंपाउंड है उसमें ग्रुप वो तीनों उस तरफ है, उस तरफ मुंह खोले हुए हैं। क्लियर हो गया? तो उसका जस्ट उल्टा हो गया।
सबको क्लियर है? उसका जस्ट उल्टा हो गया। तो बेसिकली इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को इन्वर्जन कंपाउंड बोलते हैं। इन्वर्ट हो गया। अब कितना आसान है, क्या इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं चाहिए। इन्वर्जन कंपाउंड कहते हैं। सो यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म होता है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसको यहां पर कौन सा कंपाउंड ये फॉर्म करेगा? इन्वर्जन कंपाउंड। सबको समझ में आ गया? और मजे की बात, इसको हम लोग वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं। अब आपको ये याद करना है, वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं। अगेन मजे की बात देखो, मान लेते हैं, क्योंकि ये अगर इसको हमें कैसे पता लगेगा ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा? ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से मालूम करता है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज किया कि ये कंपाउंड जो था बेसिकली जब इसके तीनों ग्रुप इस तरफ थे तो मान लेते कि वो ना इस पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा रहा था, तो इन्वर्जन कंपाउंड किस में घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना सा ही फर्क होता है। क्लियर होता है सब लोगों को? अगर ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक्सपेरिमेंटली पता लगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। सबको समझ में आ गया? बस इतना फर्क है, इसलिए इसको इन्वर्जन कंपाउंड कहते हैं। तो फर्क क्या होता है? देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने से, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें होती ही नहीं तब तो सिंपल सा ही काम होता, उसमें क्या तो सवाल था। वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां से चलता बनेगा, उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो यहां पर स्पेशल जो यहां पर क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी पर आते हैं। अगर ये पॉजिटिव यानी कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो नया जो कंपाउंड बनेगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, क्योंकि यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड बन रहा है। सो फाइनली गाइज, यहां पर एक बार फिर से समझा देता हूं, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया है, ठीक है, जो कि ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? वो तीनों अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको पॉजिटिव सेंटर चाहिए, या तो वो सामने से अटैक करेगा या वो पीछे से अटैक करेगा। सामने से अटैक उसका फिजिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है, दूसरे नेगेटिव को रिपेल करेगा। क्लियर होता है? इसलिए वो पीछे से अटैक करेगा। पीछे से अटैक करेगा तो इस तरह का इंटरमीडिएट बनेगा। यहां पर ये पीछे से अटैक कर रहा है तो यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है और ये बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और ये बॉन्ड को बना लेगा। बॉन्ड को बनाने में खास बात यह है कि ये जो तीनों ग्रुप इस तरफ खुले हुए थे अब वो उस तरफ खुल जाएंगे, यानी कि इन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो आपका नया कंपाउंड पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। सबको समझ में आ गया? अब ये इसमें अंदर इंपॉर्टेंट चीजें थी। और एक और खास बात होती है कि यहां पर एक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों में लिखेंगे भी। यहां पर पोलर एप्रोटिक, अब उसका क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब, पोलर का मतलब उसमें पोलैरिटी जनरेट होती हो, एप्रोटिक का मतलब उसको प्रोटॉन देने के लिए उसके पास हो ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर एसेटोन का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे। क्लियर होता है? एसेटोन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहां पर एसेटोन को एज अ सॉल्वेंट, कोई ना कोई सॉल्वेंट तो चाहिए ना केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, तो यहां पर एसेटोन का इस्तेमाल करते हैं। मजे की बात देखिए, एसेटोन पोलर एप्रोटिक है। ऐसा क्यों? ये पोलर क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे नेगेटिव साइन और इस पे पॉजिटिव तो आएगा, लेकिन इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास कोई हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन देने को नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसलिए हम इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। सो फाइनली यहां पर हमने इसका मैकेनिज्म समझ लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर सीन क्या है। जिस चीज को समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्लियर होता है? और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए ये सब क्या है मैं आपको सेपरेट वीडियो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बना दूंगा, लेकिन ये बहुत आसान है, सिंपल। यहां पर जो भी कंपाउंड है उसका इन्वर्ट कंपाउंड बनेगा और उसको हम लोग वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड कहते हैं। और वो कैसे बना उसको मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया भी है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी आपने लिखा है उसकी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अलग से लिखवा देता हूं, ठीक है? क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं उसमें ये सब चीजें आएंगी। क्या ये बाइमोलिक्यूलर का मतलब क्या है? बाई बेसिकली मैं यहीं पर आपको एक बार समझाने की कोशिश और कर लेता हूं, ध्यान से उसको देखिए। बाइमोलिक्यूलर का मतलब क्या है? जब हम ये सारी चीजें कर रहे थे तो इसमें दोनों की जरूरत थी। किसकी? न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत थी और सबस्ट्रेट की भी जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि ये अटैक कर रहा था। अटैक किसके ऊपर हो रहा था? ये नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन होगी क्या? नहीं। और न्यूक्लियोफाइल ना होता तो केमिकल रिएक्शन होती नहीं। तो ये एक ही स्टेप में होने के लिए इस न्यूक्लियोफाइल के होने की भी जरूरत है और इस सबस्ट्रेट के भी होने की जरूरत है। मजे की बात, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है खुद से सबसे पहले, तो इसका मतलब सीन कुछ ऐसा है कि ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। अटैक करने वाला स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, तभी तो होगा।
ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। क्लियर हो गया? सो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिकली ये सारी की सारी जो केमिकल रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में हो रही है, एक ही बार में। ये अटैक कर रहा है, ठीक है, पीछे से अटैक कर रहा है और ये लीव कर रहा है और इस तरह से इंटरमीडिएट बनता है और फाइनली कंपाउंड बन जाता है। मजे की बात, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में दोनों की जरूरत पड़ रही है इसलिए इसको बाइमोलिक्यूलर कहते हैं और उसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाऊंगा भी। क्लियर होता है सब लोगों को? टिल देन अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टिल देन आप क्या करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग SN2 केमिकल रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ही बार में लिख लेते हैं जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा। तो लिखिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN2 केमिकल रिएक्शन। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ SN2 केमिकल रिएक्शन। तो जरा देखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन था, जो रेट था वो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो उसको रेट को कैसे लिखेंगे? रेट केमिकल काइनेटिक्स में लिखना सिखाया था, उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट चाहिए, साथ में यहां पर आपको सबस्ट्रेट भी चाहिए। मैं सबस्ट्रेट को RX से दिखा देता हूं। क्लियर होता है? तो उसमें RX की भी जरूरत है और न्यूक्लियोफाइल की भी जरूरत है। सबको समझ में आ गया? तो दोनों की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए हम इसको बाइमोलिक्यूलर कहते हैं। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली यहां पर पावर कितनी होगी? 1 and 1। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो उसके रेट लॉ से मालूम पड़ जाता है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पर डिपेंड करेगा पावर्स के ऊपर कि रिएक्टेंट की पावर कितनी है। ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 2। तो देखिए यहां पर SN2 केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर 2 होती है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 होती है और यहां पर रेट लॉ को इस तरह से लिखा जाता है, वो दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। सबको समझ में आ गया? इसीलिए हम इसको बाइमोलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन कहते थे। दूसरी मजे की बात, ये पूरी की पूरी जो केमिकल रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल बराबर बैक अटैक कर रहा है और X यहां से लीव कर रहा है। सबको समझ में आ गया? तो ये सारा खेल सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देखो SN2 जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो बच्चे यहां पर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तीसरा यहां पर पॉइंट है, यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है और वो सॉल्वेंट कौन सा होगा? मतलब हाइड्रोजन नहीं दे वो। समझ में आ गया सब लोगों को? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। कोई ना कोई सॉल्वेंट तो आपको लेना पड़ेगा ना, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यहां इस्तेमाल होता है। चौथा, नाउ इफ यू आर टेकिंग इफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज टेकन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, सबस्ट्रेट लिख देता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इज टेकन, देन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इन्वर्जन, ठीक है, ये तो हमने देखा ही, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड। इन्वर्जन का मतलब अगर आपका सबस्ट्रेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था तो अब क्या होगा? जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। सबको समझ में आ गया? ये इसके चौथा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और एक्चुअल में यही आपके सबसे ज्यादा काम का है। मैं यहां स्टार लगा देता हूं, ध्यान से उसको देख लीजिए। ये आपके सबसे ज्यादा काम का है क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ, और ऑप्टिकल एक्टिविटी को पहचानने का सिंपल तरीका कि उसके पास क्या होने चाहिए? कायरल कार्बन। सबको समझ में आता है? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर रेट इस तरह से लिखा जाता है, ऑर्डर इसका 2 होगा, सिंगल स्टेप में होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है और अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिया तो यहां पर इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ये इसके 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसी वजह से इसको SN2 केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जांपल, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर में देता हूं। 5th पॉइंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे दिमाग में अभी आया तो मैं आपको लिखवा देता हूं। अब देखिए जरा सोचिए, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहां पर लिखता हूं 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। अब ये क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब ये क्या बला है उसको हम लोग देख लें। आप जरा सोचिए, ध्यान से समझिएगा कि रेट ज्यादा कब होगी? जब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होएगा। अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस किसका? स्टेरिक हिंड्रेंस सबस्ट्रेट का। अब ऐसा क्यों?
जरा ध्यान से इसको चेक करो, ये है कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के पीछे आपने ग्रुप जोड़ के रखे हैं, है ना। और अब सीन कुछ ऐसा है कि आपके न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक करना है, ठीक है। अब जरा सोचिए, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडीनेस, क्राउड अगर ज्यादा हुआ तो रेट कम होगी। क्राउड किसकी? इस कार्बन की। कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप अगर भारी भारी होंगे तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो धीरे होगा, रेट जो है बेसिकली वो कम होगा। समझ में आ गया? तो हमें रेट अगर बढ़ानी है तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करना पड़ेगा। अब जरा खुद से ही सोचिए, इस भाई को बेचारे को बैक से अटैक करना है, ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, बैक से अटैक करना चाह रहा है, लेकिन अगर आपने यहां पर बड़े बड़े ग्रुप जोड़ दिए तो क्या ये बैक से उसको अप्रोच कर पाएगा? जरा सोचिए, क्या ये बैक से अप्रोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आया सबको समझ में? ये बैक से अप्रोच ही नहीं कर पा रहा। मान लीजिए यहां पर बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए मैंने, यहां पर मिथाइल लगा दिया, सही है, मिथाइल खुद भी 3-3 हाइड्रोजन लेके घूमता है। यहां पर मान लो मैंने दूसरा इथाइल लगा दिया, मतलब CH3 और CH2 और यहां पर लगा दिया CH3, ये तो और भी बड़ा ग्रुप है। और यहां पर एक और नया ग्रुप लगा, मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, तो यहां पर जरा देखिए कितना आपने स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा दिया। मतलब ये कार्बन अब कैसा है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन है यहां पर, सॉरी 2 डिग्री कार्बन है। सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जब बैक अटैक करेगा तो इतने भारी भारी ग्रुप आ रहे हैं तो ये अटैक ढंग से कर नहीं पाएगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। इस चीज को समझने की कोशिश करें, ये बैक अटैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन पीछे से इतनी ज्यादा क्राउड है कि वो उसको अप्रोच ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर क्राउड कम होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? क्राउड कम होने का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडीनेस होता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से बताइए कि सबसे आसान कौन सा सबस्ट्रेट होगा जिसपे अटैक करना आसान होगा? ऑब्वियसली 0 डिग्री, या फिर हम लोग कहें CH3X। इस पे सबसे आसानी से केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पर कार्बन के साथ, ध्यान से देखिए, कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन की साइज बहुत छोटी होती है, सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं जो कि पीछे से अटैक करेगा। हां, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छी खासी होगी। समझ में आ गया? तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही लो, लेकिन अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं भी है तब भी रिएक्शन तो होगी। और मजे की बात, इस पे सबसे फास्ट होगी क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री। 1 डिग्री का क्या मतलब है? वो खुद एक ही कार्बन से जुड़ा हो और बाकी दोनों क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इसको 1 डिग्री कहेंगे। तो 1 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री। सबको समझ में आ गया? सबसे फास्ट 0 डिग्री में होगा, फिर वो 1 डिग्री में, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। बस ये ध्यान रह गया। 2 डिग्री कैसे बनाओगे? 2 कार्बन के यहां पर ग्रुप जुड़े हों तो इसको 2 डिग्री कहेंगे, यस और नो। और 3 डिग्री कैसे बनाओगे? जब यहां पर तीनों कार्बन के ही ग्रुप जुड़े हों। ध्यान से इसको देखिए, मैं यहां पर नीचे बनाता हूं, जगह थोड़ी कम है, तो इस तरह से क्लियर होता है। और खुद ये यहां पर x, इसको 3 डिग्री कहेंगे, ठीक है। सो ये 2 डिग्री हो गया। तो यहां पर अगर कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए तो 0 डिग्री में सबसे ज्यादा। 0 डिग्री का मतलब कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा ही नहीं हुआ। देखिए ये कार्बन क्या किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है? तीनों हाइड्रोजन है, तो इसको 0 डिग्री। 0 डिग्री में सबसे फास्ट होगी क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है, यहां पर अप्रोच करना आसान है। ये देखिए 0 डिग्री है तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना आसान है क्योंकि हाइड्रोजन सब छोटे छोटे होते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए अगर कोई पूछे ऑर्डर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी, उसका ऑर्डर लिखिए, तो 0 डिग्री में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहां पर कंप्लीटली रेट स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया सब लोगों को? एक और चीज पे डिपेंड करता है, उसको 6 पॉइंट में लिखा देता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, वो क्या होगा? जरा ध्यान से उसको देखिए। ये डिपेंड करता है लीविंग ग्रुप के ऊपर भी। अब देखिए, जितना आसानी से ये ग्रुप लीव कर जाएगा उतनी तेज केमिकल रिएक्शन होगी, क्योंकि साइमल्टेनियसली वो अप्रोच कर रहा है। ध्यान से उसको देखिए, यहां पर हाइड्रोजन मान लेते हैं, यहां पर R और यहां पर R'। जरा ध्यान से उसको देखिए, न्यूक्लियोफाइल तो पीछे से अप्रोच कर रहा है, सही है, और उसको यहां से इलेक्ट्रॉन लेके लीव भी तो करना है। तो जितनी आसानी से ये लीव कर जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो कौन आसानी से लीव कर सकता है? तो यहां पर आयोडीन, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। अगर एक्स की जगह आपने आयोडीन लगाया जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उसको तोड़ना उतना ही आसान। तो यहां पर सबसे फास्ट कौन दिखाएगा इस रिएक्शन को? Ci, ठीक है, कार्बन टू I, क्योंकि आयोडीन का हटना बड़ा आसान है। फिर उसके बाद कौन दिखाएगा? CBr, फिर उसके बाद कौन दिखाएगा? CCl, और लास्ट में CF। ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। ये भी लिख देता हूं, जितनी आसानी से वो लीव कर जाएगा
उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। और सबसे आसानी से लीव कौन करेगा? जिसका बॉन्ड आसानी से टूटे। बॉन्ड किसका टूटेगा आसानी से? जिसकी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड की लेंथ ज्यादा किसकी होगी? कार्बन टू आयोडीन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। तो ये कितने आसानी से हमने 6 पॉइंट यहां पर कवर किए। यहां पर ये जो रेट है, जो कि हैलोजन यहां पर जो अटैच है उस पर डिपेंड कर रही है, तो बेसिकली वहां पर रेट का ऑर्डर होगा ये। और अगर हम लोग सबस्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर रेट का ऑर्डर होगा ये। क्लियर होगा सब लोगों को? 0 डिग्री में सबसे फास्ट और यहां पर CI में सबसे फास्ट होगी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूं। पहला, रेट को इस तरह से लिखेंगे। रेट दोनों पे डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट पर और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे। इसके लिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हो जाएगी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी यहां पर। ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा? एसीटोन। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, देखो इफ लिखा हुआ है, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो बेसिकली यहां पर इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। इन्वर्जन मतलब अगर आपका सबस्ट्रेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को घुमा रहा है तो ये जो प्रोडक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा क्राउडीनेस कम होएगा, रेट उतनी ज्यादा होगी। उस हिसाब से 0 डिग्री में सबसे फास्ट होगी। और अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हैलोजन के रिस्पेक्ट में, तो CI यानी कि आयोडीन वाला जो हेलो एल्केन है, ठीक है, यानी कि आइडो एल्केन, वो बहुत ही आसानी से इस रिएक्शन को दिखाएगा। उसमें रेट ज्यादा होगी क्योंकि आयोडीन बहुत आसानी से लीव कर जाएगा। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप इन सब में कौन है आपको बताऊं? लीविंग ग्रुप का ऑर्डर भी लिख देता हूं। लीविंग ग्रुप का ऑर्डर, आयोडीन सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद कौन है? ब्रोमीन, फिर उसके बाद कौन है? क्लोरीन, और फिर फ्लोरीन आता है। ये लीविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं। सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप आयोडीन है, जिसका साइज बड़ा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा और चलता बनेगा। क्लियर होता है सब लोगों को? सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान से समझना है। अब मैं आपको सिंपल सा 1-2 एग्जांपल देता हूं, उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लास्ट आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो गाइस चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग SN2 को फिनिश करते हैं। सो देखिए यहां पर सीन बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लोग फिर से ऑप्टिकल एक्टिविटी पे काम करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर कार्बन लिया। हम लोग यहाँ पर 0 डिग्री भी नहीं ले रहे क्योंकि 0 डिग्री से ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखानी मुश्किल है, क्योंकि 0 डिग्री में ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा देते हैं I, क्योंकि I में आसानी से होगा। आयोडीन लगा देते हैं, आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल है, दिखाएगा तो सभी, लेकिन रेट इसमें सबसे ज़्यादा होगी। दैट्स इट। क्लियर होता है? आयोडीन के केस में, क्योंकि ये आसानी से लीव कर जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। दैट्स इट। अच्छा, अब यहां पर डैश पोजीशन पे हम लोग दिखा देते हैं, मान लेते हैं CH3 को। क्लियर है? और वेज पोजीशन में हम लोग दिखा देते हैं किसको? C2H5 को। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लोग यहां पर 2 डिग्री, ठीक है, सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 डिग्री सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं। होगा तो इसमें भी, लेकिन धीरे होगा, और तो कुछ नहीं है। क्लियर होता है सब लोगों को? तो ऐसा नहीं कि 2 डिग्री दिखाएगा ही नहीं, वहां रेट की बात थी, इसलिए क्लैरिटी दे देता हूं। हाँ 0 डिग्री सबसे फास्ट दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 डिग्री दिखाएगा ही नहीं। क्लियर होता है? सो यहां पर 2 डिग्री दिखाएगा। और जरा ध्यान से इसको देखिए, मैंने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर है? तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आप मान लीजिए आपने क्या लिया है, NaOH, तो यहां पर ये क्या देगा? OH-, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है ये। अब बहुत ही सिंपली यहां पर अल्कोहल बनेगा। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये पीछे से अटैक करेगा, ध्यान से उसको देखिए, ये पीछे से अटैक करेगा और ये आगे से लीव करने की कोशिश करेगा। क्लियर होता है? तो सिंपल सा बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, तो ऐसा, ध्यान से उसको देखिए। तो एग्जाम्पल देना इसलिए जरूरी हो जाता है। तो हाइड्रोजन चला गया ऊपर, उसके बाद यहां पर क्या आ गया है? C2H5, और यहां पर क्या आ गया है? CH3। पीछे से बॉन्ड बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? OH-, ये देखिए, ठीक है, OH-, ये अटैक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहां से लीव करने की कोशिश कौन कर रहा है? आयोडीन। देखिए सबको समझ में आ गया? ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। और फाइनली नीचे चलते हैं, ये आसानी से लीव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और वो पूरी तरह से बॉन्ड बना लेगा। जब ये पूरी तरह से बॉन्ड बनाएगा तो ये उस तरफ से खुल जाएंगे, इस तरह से। पहले वो कैसे खुले हुए थे? ऐसे। अब वो कैसे खुलेंगे? उस तरफ मुंह कर लेंगे, क्योंकि ये आ गया भाई साहब, आ गया समझ में? सो फाइनली यहां पर कंपाउंड कैसे बनेगा? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, पीछे से OH जुड़ गया है, ठीक है, और फाइनली ये चला गया है आपके पास। देखिए ये C2H5 आपने किधर लगाया था? डैश पोजीशन पे, तो ये इस तरह से लग गया है C2H5। क्लियर है? और वेज पोजीशन पे, और डैश पोजीशन पे कौन था? CH3। ये देखिए, ये उधर चले गए, बात ये है सिंपली, इस तरफ थे, अब ये उस तरफ खुल गए हैं। क्लियर होता है? इस तरह से आपका कंपाउंड बनेगा। यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है क्योंकि ये इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा।
क्लियर होता है? बस ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप देखो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है, अदरवाइज सिंपल लिखना चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो। मान लीजिए आपने कंपाउंड कौन सा लिया, जरा चेक कीजिए, यहां पर CH और यहां पर I, उसको सीधे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है और यहां पर C2H5 जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से लिखें। उसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई है? NaOH से। तो सिंपली होगा कुछ यूं, अगर आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना चाहो तो देखो कितना सिंपल है, ये इस तरह से भी लिख सकते हो। बस यहां पर आप ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा नहीं रहे हो और कुछ नहीं है, मतलब सीधे यूं लिख दिया उसको। लेकिन ढंग से अगर दिखाना चाहो तो उसका मतलब ये निकलता है। क्लियर हो गया? सो फाइनली यहां पर होगा कुछ नहीं, ये काम वही है, ये OH आएगा, ठीक है, और ये निकल जाएगा, अल्कोहल बनेगा। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी में उसको ऐसे दिखाया जाता है। इस चीज को समझ लें, सबको समझ में आ गया? इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। बेसिकली आप खुद से ही सोचिए कि इसमें और इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है। क्लियर होता है सब लोगों को? बाकी सीन सिंपल है, यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सिर्फ इतना सा ही एग्जांपल है। क्लियर होता है सब लोगों को? सो इसको फटाफट से बना लीजिए, आप बना लिया। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है SN1 केमिकल रिएक्शन। ठीक है, SN1 केमिकल रिएक्शन जो है बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को जनरल वे से बताऊंगा कि वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा और फिर एक एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, कॉपी ले लो, पेन ले लो, बैठ जाओ और पूरे वीडियो को ध्यान से देखो, फायदा आपको तभी मिलेगा। आता है समझ में? सो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए यहां पर SN1 का मतलब समझते हैं। तो देखिए S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है। नाउ व्हाट अबाउट N? N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पर इसका मतलब क्या है, ध्यान से उसको देख लो, और वो भी बताऊंगा कि इन वर्ड्स का क्या मतलब है। और फाइनली देखिए यहां पर जो 1 लिखा हुआ है वो है यूनिमोलिक्यूलर। क्या है? यूनिमोलिक्यूलर। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? इसका एक्चुअल में नाम होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले तो यहां पर यूनिमोलिक्यूलर का मतलब है इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी, मॉलिक्यूलैरिटी। अब ये मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है वो मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था, या फिर एट द सेम टाइम ऑर्डर। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी या फिर ऑर्डर, जिससे आप रेट लिखते हो बेसिकली। ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट की पावर होती है वहां से ऑर्डर आता है। ठीक है, तो वो कितना होगा? ये दोनों होंगे 1 की वजह से यहां पर यूनिमोलिक्यूलर आपने लगाया। क्लियर होता है सब लोगों को? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब यहां पर एक रिएजेंट होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसको पॉजिटिव के लिए अफेक्शन हो। न्यूक्लियस में कौन होता है? पॉजिटिव। तो फाइनली न्यूक्लियो का मतलब हो गया पॉजिटिव, फिलिक का मतलब हो गया अफेक्शन। ठीक है, सबको समझ में आता है? सो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा बेसिकली, जो कि यहां पर आके अटैक करेगा। बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला। तो उसको दिखाने का तरीका क्या है? Nu-, उस पर खुद पे माइनस होएगा तभी तो वो प्लस के लिए अफेक्शन रखेगा। सो फाइनली Nu-, और आके वो क्या करेगा? किसी दूसरे नेगेटिव पार्ट को जो कि उस सबस्ट्रेट में होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब वहां से हटाएगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। आता है समझ में? इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1। सबको समझ में आ गया? अब इसको डिटेलिंग करवाता हूं, ध्यान से उसको देखो, बस यही इंटरेस्टिंग है। हमने अभी तक सिर्फ नाम समझा है, अब मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूं कि यहां पर एक्चुअल में होता क्या है। सबको समझ में आ गया? तो ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले तो मैं यहां पे एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सेंस क्या है, जरा ध्यान से उसको देखिए। ऑप्टिकली एक्टिव मैंने वैसे कल बताया था। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होएगा, आप कैसे पहचानोगे? तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसके पास क्या होना चाहिए? कायरल कार्बन होना चाहिए। अब कायरल कार्बन क्या होता है? बेसिकली जिसमें कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, 4 वैलेंसीज वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। जनरली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। और अगर कायरल कार्बन जनरली किसी कंपाउंड के पास होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है? कि वो PPL यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को, या तो वो अगर आप उस सॉल्यूशन से गुजरवाते हैं तो या तो उसको वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा या फिर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। बस यही फर्क होता है। आया सबको समझ में?
मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। तो मैं एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लूंगा, चलिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लेते हैं, ध्यान से उसको देखिएगा, मैं उस तरफ उसको लिखता हूं, ठीक है। सो ध्यान से उसको देखिए, पहले जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखते हैं, फिर उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए होता कुछ यूं है यहाँ पे कि मैंने एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, मान लेते हैं ये मैंने कार्बन लगाया। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होएगा कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन लगाया और कंपाउंड में मुझे हेलो एल्केन लेना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं, एल्केन की, हेलो एल्केन की। तो चलिए फाइनली यहां पर ये हमने एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी, एक वैलेंसी उसकी हेलोजन से कंप्लीट कर दी। आता है सबको समझ में, क्योंकि हमें हेलो एल्केन लेने हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन तो इसी के ऊपर होने वाला है ना। तो चलिए उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर एक वैलेंसी, अब मैंने डैश फॉर्म में दिखा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जब वो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है तो टेट्राहेड्रल। तो ये जो आपकी डैश पोजीशन मतलब क्या होता है, ये आपसे दूर है और इस पे कोई एक ग्रुप जोड़ दिया आर वो कुछ भी हो सकता है, और एक वेज पोजीशन पे जोड़ दिया, मतलब ये आपकी तरफ है, मतलब एक्स और एच तो बोर्ड के अंदर है, ये वाला पॉइंट जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से बाहर निकल रहा है पॉइंट से, क्लियर होता है। ये तो प्लेन था, प्लेन से बाहर निकल रहा है आपकी तरफ, और अगर प्लेन से उस तरफ है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डैश से, और अगर आपकी तरफ है तो उसको किससे दिखाते हैं, वेज से। तो यहां पर मान लेता हूं आर डैश, मतलब सारे ग्रुप अलग हो गए, ये देखो ये एक्स है, ये एच है, ये आर है, ये आर डैश है, सबको समझ में आ गया, सब ग्रुप अलग अलग है, तो ये कैसा हो गया, कायरल कार्बन हो गया। और अगर ये कायरल कार्बन है तो बेसिकली यहां पर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। तब सीन कुछ ऐसा है, ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो केमिकल रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है, अब वो 2 स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले जनरलाइज वे में लिख लेते हैं। देखिए यहां पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ध्यान से उसको समझिएगा, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो उस न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव वाले को पॉजिटिव की तलाश है। अब ये पॉजिटिव उसको किधर मिलेगा, हमको पता है कि एक्स जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब सीन कुछ ऐसा है कि ये पॉजिटिव पे अटैक करने की कोशिश करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। मजे की बात, SN1 केमिकल रिएक्शन में आपको कंपाउंड के तौर पे, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो कंपाउंड के तौर पे आपको रेसमिक मिक्सचर मिलता है। अब ये क्या बला है, बस यही इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो सब सेम था जो कि आपको दिखाई दे रहा था, SN2 के अंदर भी ऐसा था, SN1 में भी अभी तक ऐसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन SN2 केमिकल रिएक्शन में आपको इन्वर्जन कंपाउंड मिल रहा था, ठीक है, लेकिन SN1 केमिकल रिएक्शन में आपको रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है। अब कई लोग सोच रहे होंगे रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक एक स्टेप में समझाता हूं, क्लियर होता है, ये मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। अब देखिए आपको आगे मैकेनिज्म समझाने से पहले मैं कुछ एक चीजें यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। देखिए क्या क्या लिखता हूं। सबसे पहले तो ये पूरी जो केमिकल रिएक्शन है SN1 वो 2 स्टेप में होती है, ठीक है। कितने स्टेप में होते हैं, इट अकर्स इन 2 स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेप में होती है। आपको याद है SN2 केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाया करती थी, जबकि यहां पर SN1 केमिकल रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। आया सबको समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीक होगा, वो अटैक नहीं कर सकता। आप याद करो, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जब SN2 लिखवाया था तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को ही वहां अटैक करना था, क्लियर होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं। यहां पर आप यहां पर क्या लोगे, याद करो, SN2 केमिकल रिएक्शन में आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना था, जबकि यहां पर उल्टा है, यहां पर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना है। अब यहां पर जो जो चीजें मैं लिख रहा हूं उसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा कैसे हो गया। सो पहले हम लोग समझ लें, थोड़ा थोड़ा पिक्चर बना लेते हैं कि ये 2 स्टेप में होगा, 1 स्टेप में नहीं होगा। ये जस्ट कॉन्ट्रेरी पार्ट है। अब कई लोग पूछते हैं कि यहां पर SN1 और SN2 में फर्क क्या है, तो देखिए ये डिफरेंसेस मैं क्रिएट करवा रहा हूं। वो 1 में होती थी, ये 2 में होती है। वहां पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता था, यहां पर वीक है। वहां पर आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते थे, यहां पर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे। पोलर भी होना चाहिए और प्रोटिक भी होना चाहिए, जैसे कि H2O। ये देखिए वाटर पोलर भी होता है, प्रोटिक भी होता है। देखिए वाटर जो है बेसिकली टूट सकता है H+ एंड OH- में, सबको पता है ना ये बात। तो अभी पोलर भी होता है, ये देखिए पार्शियल नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, ये हम सब जानते हैं।
तो आपको ऐसे सॉल्वेंट में केमिकल रिएक्शन करवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देख लो। और फोर्थ पॉइंट जो है, जो मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रेसिमिक मिक्सचर के रिस्पेक्ट में क्लियर होता है। सो यहां पर रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ये हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में हमने 11th क्लास में पढ़ लिया होता है। रेसिमिक मिक्सचर इज नथिंग बट आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसके अंदर लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों तरह के, लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी दोनों तरह के कंपाउंड पैदा होंगे। मैं आपको एक बार यहां पर लिख देता हूं, फिर वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। सो देखिए, मतलब ये है कि यहां पर आपको जब कंपाउंड मिलेगा, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो इस एक्स को निकलना है, तो दो तरह के कंपाउंड ऐसे बनेंगे। देखिए, एक तरह का कंपाउंड तो ऐसा ही दिखेगा, ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन पर है, ये डैश पोजीशन पे कौन है, आर, और वेज पोजीशन पे कौन है, आर डैश, और यहां पर एक्स की जगह कौन ले लेगा, न्यूक्लियोफाइल। एक तो ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें ये कार्बन अभी भी कायरल है, और अभी इसने क्या किया, सेम आपको पोजीशन दिखाई दे रही है तीनों ग्रुप की, इसको रिटेंशन बोलते हैं, रिटेंशन कंपाउंड। ठीक है, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, उसने अपनी जितने भी ग्रुप है सबने अपनी जो पोजीशन है रिटेन करी, सेम की सेम ही रखी, और एक इसका जस्ट उल्टा बनेगा। मतलब यहां पर कार्बन है तो ये हाइड्रोजन है, तो यहां पर डैश पोजीशन पे देखिए आर, और वेज पोजीशन पे कौन होगा, आर डैश, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। अब देखिए एक दूसरे की मिरर इमेज है, आया सबको समझ में, उसको बोलते हैं इन्वर्जन। उसका जैसे उल्टा हो गया, सारे ग्रुप इधर थे, सारे ग्रुप उधर चले गए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन कंपाउंड। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। मजे की बात, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। अब देखिए, ये इतना आसान है, ध्यान से उसको देखिए। ये आपको मिलने वाला है कहां पर, प्रोडक्ट में। क्लियर होता है, ये प्रोडक्ट में मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल वीक होगा, आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके काम करवाना है, और 2 स्टेप में केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब बस ये 2 स्टेप में ये कैसे होता है वही हमें पढ़ना है। मैंने आपको मोटा मोटा बहुत सारी चीजें बता दी हैं, और यहां पर एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है एकदम से। समझ में आ गया सबको। अब बस हमें सिर्फ इतना करना है कि इसको समझना है कि ये सब कैसे हुआ और इन सब का मतलब है क्या, सारी कड़ियों को जोड़ देंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैकेनिज्म पे चलते हैं। ले लीजिए। चलिए गाइस, अब हम लोग SN1 केमिकल रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। जितने भी पॉइंट अभी तक हमने लिखे वो सबको इस मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, और मैं आपको इसमें और भी चीजें बताऊंगा, और उसके बाद एग्जांपल। आता है समझ में? तो बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात मैंने क्या कही कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो 2 स्टेप केमिकल रिएक्शन है, मतलब 2 स्टेप में होगी। तो चलिए इसको स्टेप वाइज देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने समझा ये 2 स्टेप केमिकल रिएक्शन है, तो हम लोग स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 इज जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यस, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सारा मैकेनिज्म जो है वो कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो है स्टेप 1 कहलाता है। आया सबको समझ में? जबकि आपने अगर गौर किया हो तो देखो ये फिर से एक नया डिफरेंस आ गया, जिसको हम एक अलग से वीडियो बना के करेंगे कि SN1 और SN2 में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग SN1 पढ़ रहे हैं, उसका स्टेप नंबर 1 करने जा रहे हैं। आप लोग याद करो, SN2 के अंदर कोई कार्बोकेटाइन जनरेट नहीं होता था, लेकिन यहां पर स्पेशली सबसे पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। आता है सबको समझ में? तो देखिए स्टेप 1 को हम लोग यहां प्रोसीड करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेता हूं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये जितने भी उसके पास ग्रुप होंगे वो भी हमें क्या लेना है? हेलो एल्केन। तो मैंने X लगा दिया, जितने भी ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। यहां पर X लगाया या H लगाया। अब जो उसकी डैश पोजीशन है उसमें मान लेता हूं R लगा दिया, और जो वेज पोजीशन है उसमें मैंने R डैश लगा दिया। आता है सबको समझ में? तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया। सबसे पहले होगा कुछ यूं कि फर्स्ट स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल की कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम करना इसने है, और साथ में आपको यहां पर क्या रखना है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखना है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि हम यहां पर किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? पानी को, H2O। H2O की खास बात ये होती है कि उसकी डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो वो क्या करेगा? देखिए यहां पर ऑलरेडी पोलैरिटी जनरेटेड है। X हमको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। हम पहले से जानते हैं। अब ये जो बॉन्ड है बेसिकली पहले से थोड़ा सा वीक ही है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं किस तरफ? X की तरफ।
इसको तोड़ना आसान है। ऊपर से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया है जिसमें पानी होता है, पानी की डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और वो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है। आया सबको समझ में? इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है ये पानी, इसलिए हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला है। आप इसकी जगह पे CH3COOH भी डाल सकते हैं, एसिडिक एसिड, मतलब वो पोलर भी होना चाहिए और प्रोटिक एक प्रोटॉन भी होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला काम जो स्टेप 1 में होता है, इस बॉन्ड का ब्रेक होता है। अब कैसे? मतलब फर्स्ट स्टेप में ही लीविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। आता है समझ में? तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जब लेके निकला तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव की जगह फुल्ली पॉजिटिव साइन आएगा इसके ऊपर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल चुका है और यहां से कार्बोकैटायन की जनरेशन होगी। अब आप खुद से सोचो, जब ये निकल ही लिया तो क्या ये तीनों रिलैक्स नहीं होंगे? रिलैक्स का मतलब समझिए, ये पहले ऐसे मुड़े हुए थे, ठीक है, और पीछे ये एक्स लगा हुआ था। अब जैसे ही एक्स निकला तो ये सीधे होने शुरू हो जाएंगे, सही है। अब सीधे हुए तो ये निकल गया है तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। देखो ऐसे, पहले कैसे थे? ऐसे, फिर कैसे हो गए? एकदम से यूं। आता है समझ में? कितनी आसानी समझ में आ सकता है अगर आप ध्यान से समझे तो। अगर ये कार्बन है और ये वो आपके तीनों ग्रुप लगे हुए हैं, सपोज, आता है सबको समझ में? ये 3 ग्रुप और पीछे आपके क्या लग रहा हुआ है? एक्स। जब यहां से एक्स निकलेगा तो क्या ये रिलैक्स नहीं होंगे? रिलैक्स होंगे तो क्या होंगे? एकदम सीधे फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट होंगे तो बेसिकली ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे सबके सब। आता है समझ में? तो देखिए उसको मैं यहां पर बनाता हूं। तो यहां पर वैसे भी हमें पता है कि जब कार्बोकैटायन, मतलब अब इसकी एक वैलेंसी तो खत्म हो चुकी है, तो बाकी जो तीनों है बेसिकली वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे और ये देखिए कार्बोकैटायन जनरेट होगा। और हमें पता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। मैंने आपको कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर एक वीडियो में बताया भी था, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो खुद ही कह रही है प्लेनर। आता है सबको समझ में? ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, एक ही प्लेन में आ गया। अब मतलब समझिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, मैं ये ले लेता हूं, एक ही प्लेन में आ गया, ठीक है। यहां पर मैं देखो क्या कर रहा हूं, ये आपका कार्बन है, उसकी ये एक वैलेंसी, ये एक दूसरी वैलेंसी और ये तीसरी वैलेंसी, सारे एक ही प्लेन में आ गए, सबको दिखाई दे रहा है। अब सीन देखिए अगले स्टेप में क्या होएगा। लेकिन यहां पर पहला स्टेप आपका खत्म हो गया, ये कार्बोकैटायन की जनरेशन हो चुकी है, ठीक है। कार्बोकैटायन की यहां पर जनरेशन हो चुकी है जो कि काफी आसान थी। ये आपका फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया। अब इसके आगे नहीं है। अब इसके आगे आपका कौन सा स्टेप चलेगा? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ही आपका कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। सबको समझ में आता है? लेकिन जरा ध्यान से इसको देखिए, मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये सारे एक ही प्लेन में आ गए तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा वो आगे से भी कर सकता है अटैक। ये देखिए, अगर आगे से अटैक किया इसने कार्बन को, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने आगे से अटैक किया तो ये पीछे की तरफ मुड़ेंगे। और न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी तो अटैक कर सकता है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया तो ये आपकी तरफ मुड़ेंगे। आया सबको समझ में? तो अपने आप से 2 कंपाउंड बन गए। कौन सा? एक रिटेंशन और दूसरा इन्वर्जन, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। अब इसको आगे से भी अटैक कर सकता है, उसको पीछे से भी अटैक कर सकता है। जबकि आप याद करो SN2 केमिकल रिएक्शन में सिर्फ बैक अटैक होता था। अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो SN2 केमिकल रिएक्शन में बैक अटैक होता था, जबकि SN1 केमिकल रिएक्शन में फ्रंट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सीधा है। फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है, बस यही खास बात है। आगे सबको समझ में? फ्रंट और बैक दोनों अटैक की वजह से यहां पर 2 कंपाउंड बनेंगे जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और उसी को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। इतना आसान है, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए मैं आपको यहां पर स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। सो यहां पर कार्बोकैटायन का जनरेशन हो चुका है जो कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये हमने समझ लिया स्टेप नंबर 1 में। आता है सबको समझ में? अब स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने की कोशिश करेगा। आ गया सबको समझ में? जो कि फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक होगा। तो मैं उसको यहां बना देता हूं। देखिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्योंकि वैसे भी तैयार है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो अपने आप ये नेगेटिव क्या करेगा? उसकी तरफ अप्रोच करेगा। उसको अटैक करने की जरूरत नहीं है, वो अट्रैक्शन से चला जाएगा उसके ऊपर। आया समझ में? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मजे की। आपका जो स्टेप नंबर 1 है, जो मैंने यहां पर लिखा है, वो इस पूरी केमिकल रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि यही स्टेप स्लो है। आप खुद से ही सोचें ना, ब्रेक करने में समय लगेगा, लेकिन जैसे ही ये अरेंज हो गया, मतलब आपका कार्बोकैटायन बन गया, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव पार्ट तो उसको अप्रोच करना चालू कर देगा। ये काम तो फास्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है
तो ये काम तो फास्ट है, लेकिन ये काम तो स्लो होगा ना, कि इस बॉन्ड को तोड़ के फाइनली कार्बोकेटाइन की जनरेशन करना, ये स्टेप आरडीएस कहलाता है। आरडीएस का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आगे समझ में। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आप ऑर्डर निकालते हो, बस इसका ध्यान रखना। और मजे की बात, आपके जो स्टेप नंबर 1 है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सबस्ट्रेट, और तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1, क्योंकि सिर्फ ये अकेला है। न्यूक्लियोफाइल तो कहां आ रहा है? सेकंड वाले स्टेप में आ रहा है, जो कि फास्ट होता है। आगे समझ में। अब यहां पर देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, वो रहा आपका कार्बोकेटाइन। ये देखिए, अब ये आपका कार्बोकेटाइन वहां जनरेट हो गया था। अब इस कार्बोकेटाइन में कौन सी चीज क्या क्या है? जब ये सारे फ्लैट हो गए तो फ्लैटर हो गए, तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। सब में दूरी सेम है, आपको लग रहा होगा सारे एंगल सेम है, और यहां पर दूरी भी सेम है। ये H, ये R और ये R डैश। आ गया सबको समझ में? अब यहां से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है। अगर यहां पर ध्यान से इसको देखिए, अगर उसने फ्रंट अटैक किया, ध्यान से देखिए, अगर उसने फ्रंट अटैक किया तो क्या कंपाउंड बनेगा? अगर यहां पर फ्रंट अटैक हुआ तो देखिए, ये देखिए जरा ध्यान से, ये X निकला था, पहले वो U थे, X निकला तो वो U हो गए। अगर वापस से उसने फ्रंट अटैक ही कर दिया, जहां से X निकला वहीं से आया, तो फिर से वो U हो जाएंगे। ध्यान से मेरे हाथ की सिचुएशन को देखो, पहले वो यूं थे तीनों के तीनों ग्रुप, जब X जुड़ा हुआ था, X निकला तो वो यूं हो गए। अब न्यूक्लियोफाइल आया यहीं इसी पोजीशन पे, तो वापस यूं हो गए, तो उसने रिटेन कर ली अपनी पोजीशन। तो अगर फ्रंट अटैक हुआ तो रिटेंशन कंपाउंड बनेंगे। रिटेंशन का मतलब उसने रिटेन कर ली, रिटेंशन कंपाउंड्स बनेंगे। रिटेन कर ली अपनी पोजीशन को, मतलब यहां पर सबकी पोजीशन सेम ही होगी। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो मैं उसको यहां पर बना देता हूं। देखिए, ये कार्बन हुआ, ये हाइड्रोजन हुआ, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ, ठीक है। ये आपकी डैश पोजीशन हो गई जिसमें आर लग रहा है, और ये आपकी वेज पोजीशन हो गई जिसमें आर डैश लग रहा है। सेम कंपाउंड बन गया रिटेंशन। जब आपका क्या होगा? फ्रंट अटैक। मैं लिख देता हूं, अगर फ्रंट अटैक हुआ तो आपका रिटेंशन कंपाउंड बनेगा, मतलब सेम पोजीशन होगी, सिर्फ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर होता है सब लोगों को? कितना आसान है। और बाई चांस अगर आपने यहां पर बैक अटैक करवाने की कोशिश करी, तो मैं लिख देता हूं बैक अटैक। आता है सबको समझ में? तो बैक अटैक के केस में क्या होएगा? उसके कंपाउंड को मैं इधर बना रहा हूं, हालांकि मैं पहले बना चुका हूं। तो बैक अटैक के केस में क्या होएगा? जरा देखो, पहले वो ऐसे थे, क्लियर होता है, और ये एक्स था, एक्स निकला तो वो सीधे हो गए। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? ये सीधे हो गए, दिखाई दे रहे हैं ना? अब अगर उसने बैक अटैक करने की कोशिश करी तो यूं मुड़ जाएंगे। आया समझ में? अगर यूं मरे तो पहले के मुकाबले, पहले तो ऐसे थे, अब वो यूं हो गए, तो फाइनली यूं हो गए, तो ये क्या हो गया? इन्वर्ट। तो फाइनली इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, मतलब ये कार्बन अब पीछे से जाके अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे जुड़ेगा, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, डैश पोजीशन पे आर और वेज पोजीशन पे आर डैश। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्जन कंपाउंड बोलते हैं। नाउ दिस इज इन्वर्जन। छोटी सी जगह है, पर आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, और जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाइए। अगर हम लोग रिटेंशन कंपाउंड यानी कि फ्रंट अटैक किए तो रिटेंशन, और अगर बैक अटैक किए, नाउ दिस इज बैक अटैक, अगर बैक अटैक किए तो इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर। नाउ दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, उसका मतलब क्या है? देखिए, अगर एक्सपेरिमेंटली ये पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ओवरऑल अगर ये मिक्सचर आपने भर के रखा है और उससे पीपीएल पास करवा रहे हो, तो एक उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, एक उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल देखिए, ये एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे, पीपीएल सीधी निकल जाएगी। दिमाग लगाइए, कोशिश करिए। पीपीएल निकल रहा है, ये उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये उसको एंटी क्लॉकवाइज। ओवरऑल पीपीएल तो सीधा निकल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रोटेशन को यही कैंसिल कर देंगे। आया समझ में? यही रेसिमिक मिक्सचर की खास बात होती है। क्लियर हो गया सब लोगों को? खुद से दिमाग लगाओ, बहुत आसान है, बस इसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है? अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। टिल देन इस मैकेनिज्म को, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को आप ध्यान से लिख लो, फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग SN1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो अभी तक आपने पढ़ी, और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्पेशली मैं रेट के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, जिस पे सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों ये यूनिमोलिकुलर कहलाता है। सबको समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो रेट के लिए ही लिख रहा हूं।
क्योंकि ये यूनिमोलिकुलर था, आपने ध्यान दिया होगा स्टेप 1 जो था वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, याद है आप लोगों को। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन पार्टिसिपेट कर रहा था आपका, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन पार्टिसिपेट कर रहा था। आता है सबको समझ में? सिर्फ RX पार्टिसिपेट कर रहा था। और वो कौन था वो मैंने आपको दिखाया भी था, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये X, ठीक है, डैश पोजीशन पे R और वेज पोजीशन पे R डैश। सबको मालूम है यही था ना हमारा सबस्ट्रेट, और यही पार्टिसिपेट कर रहा था। और यहां पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो रहा था। न्यूक्लियोफाइल तो था ही नहीं स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 क्योंकि RDS था, तो हमारी इसके लिए अगर रेट लिखने जाओगे तो वो कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू K, ये क्या है? रेट कांस्टेंट, और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? RX, यानी कि हेलो एल्केन टू द पावर 1, और तो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इस तरह से हम लोग इसकी रेट लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? सो वहां पर एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ा है कि स्टेप नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन पार्टिसिपेट करता है। तो ये यूनिमोलिकुलर हो गया, और इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1। सबको समझ में आ गया? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझने लायक है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 RDS है, तो आपने देखा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रेट को ऐसे लिखा जा सकता है और उसका ऑर्डर 1 होएगा। सबको क्लियर है? दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर रेसमिक मिक्सचर मिलता है। अब ये बहुत ही खास बात है, रेसमिक मिक्सचर मिलता है आपको, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर की खास बात क्या होती है कि वहां पर आपको रिटेंशन वाला कंपाउंड भी मिलेगा। रिटेंशन मतलब सारी पोजीशन जो है बाकी ग्रुप्स ने रिटेन करी और सिर्फ X की जगह क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। एक तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि सवाल तो यही पूछे जाते हैं। क्लियर होता है? और एक उसकी मिरर इमेज बनेगी, सेम इसकी मिरर इमेज, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। ये NU, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये डैश पोजीशन पे R और वेज पोजीशन पे R डैश। ये देखिए एक दूसरे की मिरर इमेज होता है। ये रिटेंशन है, ये कौन है? इन्वर्जन। इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। क्लियर होता है? और इसी को हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो आपके पास इस तरह से 2 कंपाउंड बनेंगे। आया समझ में? इनमें सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही डिफरेंस है। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो को हम लोग पॉजिटिव से भी लिखते हैं। अगर ये डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाला, तो ये लीवो रोटेटरी होएगा। आता है समझ में? यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला, और कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। सिर्फ पीपीएल को ये क्लॉक घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉक। अगर ये दोनों एक ही बार में भरे हुए हैं, एक ही ग्लास में भरे हुए हैं, तो पीपीएल पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्लॉक घुमाएगा तो वो एंटी। फाइनली आपकी जो पीपीएल है वो सीधी निकल जाएगी। आता है सबको समझ में? तो ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। अब यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है उसको ध्यान से देखें। यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि जो आपकी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। स्टेबिलिटी आप खुद से ही सोचिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं, यहां पर ध्यान से इसको देख लीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये क्या है जरा सोचिए। यहां पर रेट उतनी ही ज्यादा होगी जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो रेट यानी कि स्पीड लग रही है वो तो फर्स्ट स्टेप में लग रही है। समझ में आता है? टाइम किस में लग रहा है? बेसिकली फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप तो फास्ट था। तो यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट है, जिसके अंदर कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही है। इसका मतलब रेट उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। अगर यहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होएगा तो पीछे की तरफ चला जाएगा। आगे सबको समझ में? तो यहां पर रेट जो है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी उतनी फास्ट फॉरवर्ड वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। आता है सबको समझ में? तो यहां पर मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हमको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लीस्ट कौन होता है? ये, दैट इज CH3X, जहां पर ये कार्बन जिससे वो X जुड़ा हुआ है वो किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, उसको 0 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं उसको पकड़ो, उन शब्दों को पकड़ो। मैं कह रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी क्योंकि RDS में आपकी कार्बोकेटाइन पैदा होती है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा यहां पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर उसके बाद क्या है 0 डिग्री। क्लियर होता है? क्योंकि सीन कुछ ऐसा है, कार्बोकेटाइन पहले बनेगा तो अब तो ये सीधे हो गए। अब तो चाहे, अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पीछे से भी उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस है और आगे से भी उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो न्यूक्लियोफाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब तो सीन कुछ ऐसा है कि जो कार्बोकेटाइन आपने बनाया है, जो ऐसे फ्लैट हो गया था, वो स्टेबल होना चाहिए। आ गया समझ में? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेट उस पर डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सबसे कहूंगा कि यहां पर फोकस करो, सवाल यही पूछा जाता है। 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? जब ये जो कार्बन जिससे एक्स जुड़ा हो वो खुद 3 कार्बन से जुड़ा हो, वो ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं। 2 डिग्री का मतलब जब वो 2 कार्बन से जुड़ा हो और 1 हाइड्रोजन से, ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है। 1 का मतलब जब वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो और यहां पर बाकी वैलेंसीज उसकी हाइड्रोजन से और एक एक्स से पूरी हो रही है, उसको 1 डिग्री। और 0 डिग्री मैंने वहां पर बनाया ही है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और फाइनली यहां पर 4th पॉइंट में आप यहां पर क्या करते हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल इसलिए करते हो, ठीक है, सॉल्वेंट का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपकी रेट को बढ़ा रहा होता है, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में मदद कर रहा होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए आप पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट को इस्तेमाल करते हो। बस ये पॉइंट्स हैं, अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब हो गया हमारा, सबको समझ में आता है। अब फाइनली एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, ठीक है। सो फाइनली लास्ट एक छोटा सा लाइव एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखिए यहां पर कोई भी एक मैंने क्या ले लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मान लीजिए कि कार्बन के साथ एक वैलेंसी तो क्लोरीन ने कंप्लीट करी, एक हाइड्रोजन ने, एक यहां पर डैश पोजीशन पे CH3 लग रहा है, और मान लीजिए वेज पोजीशन में कौन लग रहा है, C2H5। आता है सबको समझ में? 2 डिग्री है ये कंपाउंड। कैसे? क्योंकि कार्बन बेसिकली सबसे पहले तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, फिर ये 2 डिग्री क्यों है? ये जो कार्बन है जिससे वो X जुड़ा हुआ है वो खुद 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहां पर दिख रहे होंगे 3, लेकिन ऐसा है नहीं। ये क्या है? ये है CH2, फिर उसके बाद CH3 है, तो 3 नहीं है, एक्चुअल में वो 2 ही है, ये कार्बन और ये कार्बन। आपके दिमाग में होना चाहिए, यहां पर C2 लिखा था, आप सोचते 2 ये होगा और एक ये 3 नहीं है, 2 ही है, क्योंकि ये कार्बन इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इस कार्बन से। ये वाला कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है, उससे थोड़ी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो गया। अब बस सिंपल सी चीज है, यहां पर सबसे पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, कार्बोकेटाइन की जनरेशन होगी, तो यहां पर कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो रही है, ध्यान से इसको देखो, ये हाइड्रोजन, ये CH3 और यहां पर C2H5। क्लियर होता है? तो यहां पर कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया, आसान है, ठीक है। अब इन सब में डिस्टेंस सेम ही है, अलग नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फाइनली यहां पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, मान लीजिए कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। अब वो फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी, तो सिंपल यहां पर 2 कंपाउंड बनेंगे। देखिए अगर यहां पर फ्रंट अटैक हुआ, फ्रंट अटैक Fa, तो कंपाउंड क्या बनेगा? सेम ऐसा, सिर्फ यहां पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ देना है। तो देखिए यहां पर वही हाइड्रोजन है, डैश पोजीशन में वही CH3 है, और वेज पोजीशन में यहां पर C2H5 है, और यहां पर जुड़ गया है जी न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हो गया सब लोगों को? न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आप जैसे कि मान लो OR ले लो, OR माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। सो फाइनली ये अटैक करेगा तो यहां पर OR जोड़ दीजिएगा। आया सबको समझ में? R का मतलब कोई भी कार्बन चयन होगी तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? ईथर की। और मान लीजिए अगर आपने यहां पर बैक अटैक करवाया, क्लियर हो गया, तो क्या बनेगा? ये पोजीशन के जस्ट उल्टा, तो न्यूक्लियोफाइल अब पीछे से आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर ये हाइड्रोजन हो गया, डैश पोजीशन पे CH3 हो गया, और वेज पोजीशन पे C2H5। देखिए इस तरह से ये 2 कंपाउंड यहां पर फॉर्म होंगे, ये देखिए दिखाई दे रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। अब देखिए ये क्या हार्ड है? नहीं है बिल्कुल भी। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको यहां पर एग्जांपल भी दे दिया है। सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है, उसको हम लोग एक ही बार में लिख लेंगे। तो यहां पर मैंने कॉलम बना दिए हैं, दिस इज SN1, नाउ दिस इज SN2। SN1 के लिए यहां पर लिखते हैं, तो सबसे पहला डिफरेंस इनका नाम। तो फर्स्ट डिफरेंस में क्या लिखोगे? नाउ फर्स्ट डिफरेंस इज इट्स नेम। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा यहां पर यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यस और नो? नाउ दिस इज यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और वो क्या होती है? SN2 का मतलब होता है बायमोलिक्यूलर, बायमोलिक्यूलर, ठीक है, बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको डिटेलिंग तो करवा ही चुका हूं, अभी मैंने शॉर्ट में इन दोनों के डिफरेंसेस को समझना है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, जब आप SN1 के लिए रेट लिखोगे तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, इसके रेट में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, सबस्ट्रेट। ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती इसकी रेट। बहुत इंटरेस्टिंग है। यूनिमोलिकुलर मतलब मोलिकुलैरिटी भी एक है, और यहां पर अगर हम रेट लिखें तो रेट लो KRX, RX का मतलब सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है और उसकी पावर 1 है। तो यहां पर इस तरह से इसके रेट लो को लिखा जाता है। सबको समझ में आ गया। जबकि बायोमोलिकुलर के अंदर अगर इसका रेट लिखा जाए तो इसका जो रेट है बेसिकली वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू, वो दोनों पे डिपेंड करता है। KRX पे भी डिपेंड करेगा, RX का मतलब क्या हो गया, हेलो एल्केन यानी कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। इसका रेट दोनों पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया सब लोगों को। इस तरह से इसका रेट लिखा जाएगा, और इसका रेट इटसेल्फ आप लोगों को ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बताता है। तो यहां पर अगर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में ये बता रहा है तो इसका थर्ड डिफरेंस भी यही होगा। नाउ मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें, चाहे आप यहां पर ऑर्डर की बात करें, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी दोनों ही यहां पर क्या होंगे, 1। SN1 के केस में कितने होंगे, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर दोनों ही 1 होंगे। SN1 का मतलब ये है। क्लियर हो गया सब लोगों को। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया था। रिएक्टेंट के ऊपर जितनी पावर है वो आपके लिए ऑर्डर होगा। मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि यही RDS था, पहला स्टेप RDS था, और वहां पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी इसकी 1 ही है। जबकि यहां पर अगर थर्ड डिफरेंस देखें तो यहां पर जो मॉलिक्यूलैरिटी है, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी, और यहां पर अगर ऑर्डर की बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों कितने हैं, 2, इसलिए यहां पर 2 लगाया जाता है। सबको समझ में आ गया। मजे की बात, फोर्थ नंबर पॉइंट पर चलते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट इज SN1 जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, मतलब 2 स्टेप में होने वाली 2 स्टेप रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी 1 है लेकिन 2 स्टेप में होगी। जबकि SN2 रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब एक ही स्टेप में हो जाएगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। ये फोर्थ सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्लियर होता है सब लोगों को। फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं। यहां हमें क्लियर हो गया कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और यहां पर ये हमें मालूम पड़ेगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्लियर होता है। तो यहां पर अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलें तो यहां पर क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो मस्ट बी वीक। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आता है और फर्स्ट स्टेप में आपको दिखाई देता ही नहीं है, और आपका न्यूक्लियोफाइल वीक है, इसीलिए जो यहां पर सबस्ट्रेट है यानी कि हेलो एल्केन, उसको ही शुरुआत करनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन की। इसीलिए उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल वीक लिया जाता है। अगर आप न्यूक्लियोफाइल वीक है तो इसका मतलब वो SN1 को सपोर्ट कर रहा है, सीधी सी बात है। और अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो खुद अटैक करने में सक्षम है, और खुद अटैक करने में सक्षम है तो वहां पर ये SN2 केमिकल रिएक्शन को करने में यहां पर आपको इफेक्टिव दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट तक क्लियर है। चलिए 6 पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहां पर 6 पॉइंट की अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी कि कौन है सबस्ट्रेट, यहां पर कौन है, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन के केस में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। अब क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, SN1 में आपको पता होगा फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखिएगा, ROR लिख देता हूं यहां पे, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। तो यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, और उसके बाद 0 डिग्री, मतलब CH3X। सबको समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर 3 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर उसके बाद ये। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, ध्यान से इसको देख लो। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट इज दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल बहुत आता है। 3 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर उसके बाद 0 डिग्री। यहां पर 6 पॉइंट पर चलते हैं। यहां पर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट,
ठीक है। और सबस्ट्रेट यहां पे कौन है, अगेन मैं बात कर रहा हूं हेलो एल्केन की, यानी कि आरएक्स की। उस केस में उल्टा ऑर्डर होएगा, 1 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद तो है ही नहीं, 3 डिग्री के अलावा होता नहीं। और सबसे ज्यादा फास्ट किस में होता है, CH3X यानी कि 0 डिग्री के अंदर। क्लियर होता है। तो यहां पर 0 डिग्री भी लिख सकते हो, लेकिन उसको सीधे दिखा दिया CH3X, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये ऑर्डर बनेगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लो। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ROR, वो स्टेरिक हिंड्रेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के एंटी प्रोपोर्शनल होती है। भीड़ कम मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो यहां पर सबसे कम भीड़ किधर है, इधर 0 डिग्री में, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन लगे। 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, 2 डिग्री में यहां पर 1 हाइड्रोजन 2 मिथाइल, और 3 डिग्री में तीनों मिथाइल, हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्राउड है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम है। क्लियर होता है सब लोगों को, बहुत ही मजेदार है। चलिए 7वें पॉइंट पर चलते हैं। SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन जनरेट होता है। तो यहां पर आपको अगर मैं बोलूं तो यहां सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है, वो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपको दिख जाए, ठीक है, एरो पे लिखा हुआ, यानी कि कौन, पोलर प्रोटिक, जैसे कि H2O, जैसे कि एसिडिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा। जो पोलर भी हो और प्रोटीन उसके देने के लिए प्रोटिक मतलब प्रोटॉन भी हो उसके पास देने के लिए, प्रोटॉन मतलब H+। तो यहां पर अगर वाटर लिख रहा है एरो के ऊपर, या फिर ये लिख रहा है, इसका मतलब समझ आएगा SN1 को सपोर्ट कर रहा है। 7वें पॉइंट अगर यहां पे चले तो यहां पर क्या लिखते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। पोलर एप्रोटिक का मतलब पोलर तो है, यानी कि डाइपोल तो जनरेट होते हैं, लेकिन प्रोटॉन नहीं है देने को। उसका एग्जांपल क्या होगा, एसेटोन। एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर, जैसे कि एसेटोन। अगर आप एसेटोन लिखा है एरो के ऊपर, तो इसका मतलब वो SN2 को सपोर्ट कर रहा है। एसेटोन आप बनाएंगे तो एसेटोन का फॉर्मूला होता है CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH3। अब ये पोलर तो है क्योंकि यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर प्रोटॉन नहीं है ऑक्सीजन के पास देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7वां पॉइंट हुआ आपका। अब चलते हैं लास्ट 8th पॉइंट की तरफ, ठीक है। 8th पॉइंट देखिए यहां पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अब किसकी बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट तो हमने बात कर ली, हेलोजन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप भी लिख सकते हो, लिविंग ग्रुप। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब लिविंग ग्रुप कौन है यहां पर, हेलोजन। तो जो सबसे आसानी से यहां से लीव कर जाए इलेक्ट्रॉन को लेके, वो कौन है, समझ में आ गया। जिस मतलब यहां पर जो आसानी से बॉन्ड तोड़ दे, मतलब R और X के बीच का बॉन्ड आसानी से टूट जाए, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। और मजे की बात, दोनों ही केस में सेम ही ऑर्डर आएगा, क्योंकि यहां पे भी तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, SN1 में भी, वहां पे भी तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। यहां पर तो पहले स्टेप में टूट रही है, यहां पर तो स्टेप ही एक ही है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक करता है और आगे से आपको बन जाता है। तो यहां पर 8th पॉइंट में एक और 9 पॉइंट भी लिख लेंगे। अगर हेलोजन के केस में देखें तो यहां पर RI के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होगी, क्योंकि I की साइज बड़ी है, आसानी से अलग हो जाएगा। उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और उसके बाद RF। क्लियर होता है। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू LG, लिविंग ग्रुप, LG का मतलब होता है लिविंग ग्रुप। तो यहां पर RI में सबसे आसानी से यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा और आयोडीन निकल जाएगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन। तो यहां पर भी 8th पॉइंट में लिख सकते हो, यहां पर भी सेम ही पॉइंट है, मैं फिर से लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, लिविंग ग्रुप यानी कि हेलोजन। तो सेम ही ऑर्डर आएगा, यहां पर भी तो बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब RI में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद RBr, फिर उसके बाद RCl और फिर RF। यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर होता है सब लोगों को। तो यहां पर तो कार्बन चेन के हिसाब से हमने ऑर्डर लिखा, यहां पर हमने हेलोजन के हिसाब से ऑर्डर लिखा। सबको क्लियर है। तो यहां पर यहां तक आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। 8 मैंने पॉइंट अभी लिखाए हैं, मैं कुछ एक पॉइंट और लिखाऊंगा। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब थोड़े बहुत डिफरेंसेस और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। लेकिन इनको करने के बाद आपको SN1 और SN2 तो बिल्कुल क्लियर होगा। जिसको टेबल अच्छे से समझ में आ गए हैं कि क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, उसको बड़ी आसानी से SN1 और SN2 समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो चलिए, लास्ट फ्यू पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे कि कितने 8 पॉइंट लिख लिए थे, 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं। नाउ इफ योर सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव,
अगर आपका जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है, देन क्या प्रोडक्ट मिल रहा था SN1 के केस में? रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, याद होगा लास्ट ही वीडियो में पढ़ा है, इज फॉर्म्ड, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या है जरा समझें उसको। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं कि क्या बनेगा, क्लियर होता है? तो एग्जांपल यहां दे रहा हूं, मतलब रेसिमिक रिटेंशन फॉर्म भी बनेगी। कोई पूछ रहा था कि रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन का मतलब ग्रुप, बाकी जो ग्रुप है उसने अपनी पोजीशन चेंज करी नहीं है, सिर्फ एक्स को किसने चेंज करा? न्यूक्लियोफाइल ने, बाकी ग्रुप अपनी जगह पर ही है, उसको रिटेंशन फॉर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया? उन्होंने कोई अपनी जगह चेंज करी ही नहीं है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इसको रिटेंशन फॉर्म बोलते हैं क्योंकि बाकी ग्रुप ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया और अभी भी ये उसी पोजीशन पर है, तो इसको रिटेंशन बोलते हैं। मतलब अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल की जगह एक्स भी लगा होता तो ये अगर उसको डेक्स्ट्रो रोटेट करवा रहा था, मतलब पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, तो अभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा क्योंकि अभी भी उसकी जो ज्योमेट्री है वो सेम है, उसको रिटेंशन फॉर्म बोलते हैं। आया समझ में? रिटेंशन फॉर्म तो बहुत आसान है, आप इंग्लिश को थोड़ा पकड़िए और कुछ है नहीं। और एक बनेगा इसके अंदर इसकी जस्ट मिरर इमेज, ठीक है, वो क्या होगी? इन्वर्जन फॉर्म। आपको पता है आपकी मिरर इमेज जो होती है बिल्कुल आपका क्या होता है? इन्वर्ट, उल्टा ही दिखाती है ना? तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन फॉर्म। तो ये आपकी इन्वर्जन फॉर्म है, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। तो यहां पर दो तरह के आपको कंपाउंड मिलेंगे, रिटेंशन और इन्वर्जन। इनसे एक मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि पीपीएल को एक्चुअल में ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना सा ही फर्क है। ओवरऑल रोटेशन में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। 9th पॉइंट अगर यहां लिखें तो वो भी बहुत आसान है ना। इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, substrate is optically active, अगर आपका सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ठीक है, देन क्या फॉर्म होगा? याद कीजिए, इन्वर्जन फॉर्म ओनली, इन्वर्जन फॉर्म, ठीक है, इज फॉर्म्ड। सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन फॉर्म ही फॉर्म होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन फॉर्म भी कहते हैं। आपकी बुक में लिखा है, चेक कर लीजिएगा, वाल्डन इन्वर्जन फॉर्म, ठीक है, वाल्डन इन्वर्जन फॉर्म। मतलब यह है कि अगर आपका सबस्ट्रेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था तो जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, जो प्रोडक्ट पैदा होगा वो उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा। क्लियर होता है? यानी कि पीपीएल पे फर्क पड़ जाएगा। तो ये मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन फॉर्म बनेगा, जबकि यहां पर दोनों फॉर्म बन रही थी, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों। तो ये क्लियर है? 9th पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? तो ये मतलब है, यानी कि यही डायग्राम आप यहां पे बना सकते हो, वापस सिर्फ एक ही बनेगा, इन्वर्जन। लास्ट 10th पॉइंट, उसके बाद इसको ओवर करते हैं। 10वां, आपको पता है SN1 टू स्टेप रिएक्शन होती है, याद है? तो अगर आप यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी, ये ग्राफ भी कभी कभार पूछ लेते तो देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस यहां पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसका ग्राफ बनाना चाहें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये तो टू स्टेप रिएक्शन है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले रिएक्टेंट की इतनी एनर्जी थी, समझ में आया? सबसे पहले वो कहां गए? रिएक्टेंट से उन्होंने बनाया कार्बोकेटायन, तो रिएक्टेंट से कार्बोकेटायन बनाया तो देखिए ये कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हुई। क्लियर होता है? आपको याद करो, मैंने ये सारे ग्राफ बता रखे हैं। आपको जब भी कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, उसका पहला प्रोडक्ट कार्बोकेटायन ही है जो कि अनस्टेबल है, फिर वो आगे जाएगा। तो इसकी तरफ जाना है तो आपको एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। तो यहां पर जो बैरियर है बेसिकली उसमें जो एनर्जी लग रही है वो है, अपन मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी नंबर 1। क्लियर होता है? अब यहां पर ये जो है आपका रिएक्टेंट है, ये आपका कार्बोकेटायन जनरेट हो चुका है। फाइनली कार्बोकेटायन से अब आप क्या बनाना चाहते हो? फाइनली प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। आया सबको समझ में? तो आप इस तरह से जाते हो, रिएक्टेंट से कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन से प्रोडक्ट। क्लियर हो सकता है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है रिएक्टेंट से। तो इसका मतलब यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी वो 2 बार है, क्योंकि स्टेप भी 2 है, EA1 एंड EA2। क्लियर होता है सब लोगों को? ये मतलब है। तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ आएगा वो 2 बार ऐसा होगा। सिंपल है, क्योंकि यहां पर 2 स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका और ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। सबको समझ में आ गया? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए। जबकि यहां पर 10th पॉइंट में आप कैसा ग्राफ बनाओगे? इफ यू वांट टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो यहां पर जो ग्राफ है एक ही स्टेप में हो जाता है, इसलिए एक ही ग्राफ बनेगा। मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी है, धीरे धीरे यहां से ग्राफ उठा, सबसे पहले इंटरमीडिएट बना और फाइनली प्रोडक्ट बन गया।
सो फाइनली ये आपका प्रोडक्ट है। यहां पर आपका इंटरमीडिएट आएगा, याद है आपका इंटरमीडिएट कैसा था, याद कीजिए, पेंटावेलेंट, यहां पर कौन था, यहां पर एक्सा, यहां पर कौन था, न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर अलग अलग ग्रुप थे, यहां हाइड्रोजन, यहां पर आर और यहां आर डैश। आप अपनी एक बार मैकेनिज्म पे जाइए, ये इंटरमीडिएट बना था जिसके बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ था, तो वो ये वाला पॉइंट है। तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बन गया, तो ये सिंगल स्टेप में हो जाती है, जबकि ये 2 स्टेप में होती है। और इस तरह से आप इनको डिफाइन करते हो बड़ी वंडरफुली। मैंने आपको 10 पॉइंट लिखाया, अगर आपको 10 पॉइंट क्लियर है तो आपको कंप्लीटली SN1 और SN2 क्लियर हो गया। सब लोग एक बार इसको लिखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से ले लिया, फाइनली सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर हमें SN1 SN2 बिल्कुल क्लियर है। क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। टिल देन गाइस वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, और अगर आप लोगों को भी साथ साथ चलना है तो जो काम दे रहा हूं उसको कंप्लीटली करना है। डी ब्लॉक के 5 लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अनअकैडमी पे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इनऑर्गेनिक अनअकैडमी पे करना बड़ा आसान है, वो आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल ऐसे तय कर लियो कि मुझे सिलेक्शन कराना है, तो जो काम कह रहा हूं बराबर करते जाओ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिजिकल ऑलमोस्ट पूरी होगी, एक ही चैप्टर बचा है, कौन सा, सरफेस, जिसको मैं अनअकैडमी पे कराऊंगा। आपकी ऑर्गेनिक मैंने शुरू कर दी, इनऑर्गेनिक के अंदर पी ब्लॉक में खत्म करा चुका हूं, डी ब्लॉक के 5 लेक्चर बना चुका हूं अनअकैडमी पे। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं उनका तो मैं कह रहा हूं आपको दिवाली के आसपास आप मान के चलिए नवंबर दिसंबर में तो सिलेबस पूरा कर दूंगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेंगे आसानी से। आता है समझ में, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत कर रहे हैं या बहाने बना रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। वीडियोस को बराबर देखते रहो और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपली बात है, हम लोग कोचिंग फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं, हमको साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।